हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने लिमिट के बारे में थोड़ा स्टडी किया था कि किसी फंक्शन की जो लिमिट होती है वो एग्जिस्ट करती है, हम लोग तभी मानते हैं जब, जैसे ये क्वेश्चन है, x इजिकल टू 2 के लेफ्ट की लिमिट और x इजिकल टू 2 से राइट की लिमिट फंक्शन की इक्वल आएगी, तब हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज लेफ्ट लिमिट अलग आती है, राइट लिमिट अलग आती है, तो हम कहते हैं फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स नॉट इक्वल टू 2। तो डज द लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एफ एक्स एग्जिस्ट, क्या इस फंक्शन की लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एग्जिस्ट करती है? मतलब क्या एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस पर एफ एक्स की वैल्यू और एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस पर एफ एक्स की वैल्यू आती है और वो दोनों वैल्यू इक्वल होती है या नहीं होती, इसकी जांच हम यहाँ पर करते हैं। तो इसके लिए ये टेबल बनाई गई है और इस टेबल पर हम x की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे x इक्वल टू 2 के अराउंड। कुछ वैल्यू x इक्वल टू 2 से छोटी वाली ली जाएंगी, कुछ वैल्यू x इक्वल टू 2 के बड़ी ली जाएंगी। तो x इक्वल टू 2 से छोटी वैल्यू ले लीजिए। सपोज मैंने x इक्वल टू 1 लिया, फिर मैंने x इक्वल टू 1.5 ले लिया, x इक्वल टू 1.8 ले लिया, x इक्वल टू 1.9 ले लिया, x इक्वल टू 1.99 ले लिया, फिर मैंने x इक्वल टू 2 ले लिया, x इक्वल टू 2.001 ले लिया, x इक्वल टू 2.1 ले लिया, x इक्वल टू 3 ले लिया। ये डिफरेंट वैल्यूज x की ली और इन वैल्यूज पर मैं fx को निकालने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए x इक्वल टू 1 पर fx कितना आएगा, इसमें हम रफ में काम करेंगे, रख के देखते हैं, देखिए कितना आता है, इधर रफ वर्क कर लेते हैं। x इक्वल टू 1 पर रखना है, तो f1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 2, 1 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 2। सॉल्व कीजिए जरा, तो 1 स्क्वायर 1 हुआ, 1 माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 2 कम कर लीजिए तो माइनस 1, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 1 पर एफ एक्स की वैल्यू आई 3। x इज इक्वल टू 1.5 पर एफ एक्स को निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू 1.5 पर एफ एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए इधर कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1.5, f 1.5 इज इक्वल टू 1.5 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 2। सॉल्व कीजिए, 1.5 का स्क्वायर कीजिए, 2.25 हो जाएगा, माइनस 4 अपॉन 1 में से 2 माइनस करूंगा तो ये हमारा -1 आएगा, नहीं 1.5 माइनस 2 सॉरी, तो ये हो जाएगा 0.5। फिर सॉल्व करिए, 4 में से 2.25 कम करो, तो 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 2 गया 7 और 3, माइनस 1.75 आ जाएगा, माइनस 1.75 अपॉन माइनस 0.5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1.75 अपॉन 0.5 या 17.5 अपॉन 5, तो 5 3 जा 15, 2 आया, 5 5 जा 25, तो ये वैल्यू आ गई 3.5। अब x इज इक्वल टू 1.8 पर करिए इसकी वैल्यू, एफ एक्स की क्या वैल्यू आएगी, x को 1.8 लिखता हूँ तो एफ एक्स की क्या वैल्यू निकल कर आएगी, x इज इक्वल टू 1.8, तो f 1.8 इज इक्वल टू 1.8 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1.8 माइनस 2, तो 1.8 का स्क्वायर 3.24 हो जाता है, माइनस 4 अपॉन 1.8 में से 2 लेस करो तो 0.2 बचता है। तो देखिए 3.24 में से 4 कम करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, 0.76 अपॉन 0.2, तो 0.76 अपॉन 2, ये -2 आएगा, सॉरी ये भी माइनस में ही आएगा, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, 7.6 अपॉन 2 हो गया, अभी कितना आएगा 3.8, दिस इज इक्वल टू 3.8। अब 1.9 पर देख लीजिए, x इज इक्वल टू 1.9 रखने पर f एक्स का वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, x इज इक्वल टू 1.9, f 1.9 इज इक्वल टू 1.9 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1.9 माइनस 2,
1.9 का स्क्वायर 3.61 होता है, -4 अपॉन 1.9 माइनस टू, 1.9 माइनस टू सॉल्व कीजिए। 4 में से 3.61 कम करूंगा तो क्या बचेगा, -39। उसके बाद 1.9 में से 2 लेस करूंगा तो -0.1। तो ये भी माइनस से डिवाइड हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 3.9 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3.9 हो गया। 1.9 रखने पर 3.9। अब 1.99 रखता हूँ, ये काफी बड़ी वैल्यू है, इसका स्क्वायर करने में दिक्कत आएगा ना, तो चलो इस वैल्यू को छोड़ देते हैं। ये जो भी आएगा 3.9 से कुछ बड़ा वैल्यू आएगा। अब x इज इक्वल टू 2 रखता हूँ फंक्शन में, देखिए x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पर जब मैं वैल्यू करता हूँ इसको, तो x इज इक्वल टू 2 पर आएगा f2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2। तो 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, 4 माइनस 4 हो गया, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है ना, 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, 0 अपॉन 0 हो गया। तो ये तो मीनिंगलेस है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 पर इसका वैल्यू निकलता नहीं, इसलिए उसने पहले ही देखा x नॉट इक्वल टू 2। ये फंक्शन केवल x नॉट इक्वल टू 2 के लिए डिफाइंड है, x इक्वल टू 2 पर फंक्शन डिफाइंड है ही नहीं। तो मतलब यह है कि x इक्वल टू 2 रखने पर फंक्शन की वैल्यू नहीं निकल पाए, ये निकलेगी ही नहीं। अब x इक्वल टू 2.001 पर वैल्यू निकालता हूं इसकी, तो x इक्वल टू 2.001 पर फंक्शन की वैल्यू निकालिए। f 2.001 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.001 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2.001 माइनस 2। तो 2.001 का स्क्वायर कीजिए, 2.001 इंटू 2.001। तो इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, फिर ये 0 0 0 हो गया, फिर 0 हो गया, और इसके बाद अब 2 से करना पड़ेगा। 2 1 जा 2 0 0 2 2 जा 4 1 0 0 4 0 0 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो 4.00401 हो गया। उसमें से 4.00401 माइनस 4 अपॉन इसको इसमें से घटाइए तो 0.001 आ जाएगा। तो अब इसको इसमें से कम करके क्या बचेगा, 0.004001 अपॉन 0.001। अब इसमें डेसिमल को जरा करिए, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, यहाँ है 1 2 3 डिजिट, तो 3 डिजिट तक डेसिमल को शिफ्ट किया जा सकता है राइट को। तो यहाँ 3 डिजिट शिफ्ट करके क्या बनेगा 4.001, यहाँ 3 डिजिट शिफ्ट करके क्या हो जाएगा 1। तो ये वैल्यू क्या आ गई 4.001 आ गई, 4.001 आ गई। ऐसे 2.1 पर निकाल सकता हूँ मैं फंक्शन की वैल्यू, तो क्या आएगी 2.1 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2.1 माइनस 2। तो 2.1 का स्क्वायर 4.41 माइनस 4 अपॉन 2.1 माइनस 1 0.1, तो कितना हो जाएगा ये 0.41 अपॉन 0.1, तो 4.1 आ गया। ऐसे 3 पर भी निकाल सकता हूँ, तो 3 पर इसकी वैल्यू आएगी 3 स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2, 3 स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2। तो 9 माइनस 2 सॉरी 3 स्क्वायर माइनस 4 है, 3 स्क्वायर माइनस 4, 3 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 2। तो 9 माइनस 4 अपॉन 1, 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 5। तो 1.99 पर भी निकाल देते हैं। सूत्र 1.99 पर f 1.99 is equal to 1.99 square minus 4, 1.99 square minus 4 upon 1.99 minus 2 ये आएगा। अब 1.99 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इधर हम 1.99 का स्क्वायर कर लेते हैं। 1.99 इंटू 1.99
99 करते हैं तो 9 9 81 8 कैरी, 9 9 81 8 89 8 कैरी और 9 1 9 8 है 17। ये क्रॉस करो फिर 9 से गुणा करो तो वही आएगा 1971। फिर 2 फिर 1 से करो मल्टीप्लाई तो ये 199 रहेगा। तो 1 का 1, 9 में 1 जोड़ा 10, 1 कैरी, 9 1 10, 10 9 19 7 1 26, 2 कैरी, 7 9 16 के 17 2 19 और 1 2 3, डेसिमल 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर आ गया 3.960 आ गया 3.960। तो इस प्रकार से 1.99 पर वैल्यू इतनी आ गई। अब आप देखिए पैटर्न को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। x इज इक्वल टू 2 पर तो फंक्शन की वैल्यू आती ही नहीं है, वो 0/0 हो जा रही है। लेकिन x इज इक्वल टू 2 से छोटे वैल्यू को लेकर के x की वैल्यू 2 से छोटा लेने पर जो ही हम x की वैल्यू को बढ़ाते बढ़ाते 2 के निकट पहुंचते हैं तो fx की वैल्यू भी ये बढ़ते 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 3.9 हो जा रहा है। x इज इक्वल टू 1.9 करने पर fx 3.9 है, x इज इक्वल टू 1.999 कर दिया मैंने, 99 कर दिया। ये 2 से काफी निकट की संख्या है x की वैल्यू, तो उस समय fx की वैल्यू 3.96 आ गई। अब अगर x की वैल्यू 1.99 से और बड़ी लूंगा तो fx की वैल्यू भी 3.96 से और बड़ी आएगी। तो उससे और बड़ी वैल्यू 2 के काफी निकट की वैल्यू ले लूंगा तो fx की वैल्यू इससे और बढ़ जाएगी। तो मैं लगभग कहाँ पहुंच जाऊंगा, x की वैल्यू 2 से काफी निकट लेने पर लेफ्ट हैंड साइड से मैं लगभग 4 के निकट पहुंच जाऊंगा। y की वैल्यू fx की वैल्यू लगभग 4 के आसपास आ जाएगी यहाँ पर। इसी प्रकार से 2 से बड़ी संख्याओं से शुरू करके 2 की ओर को हम आ रहे हैं घटाते हुए। तो x की वैल्यू 2 से बड़ा लेकर के उससे 2 की ओर को आ रहे हैं डिक्रीज करते हुए। तो ज्यो ज्यो हम 2 के निकट आ रहे हैं त्यों त्यों हमारी वैल्यू डिक्रीज होते होते ये 4 के निकट आ रही। और जब 2.001 x की वैल्यू रखी गई तो fx का वैल्यू 4.001 आ गया जो 4 के काफी निकट है। लेकिन अब जब और छोटा रखोगे, जैसे 2.0000001 रख दोगे x की वैल्यू तो fx की वैल्यू 4 इस 4.001 से और छोटी आएगी तो ये 4 के काफी निकट आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चाहे 2 से छोटे नंबर से शुरू करके हम 2 के निकट पहुंचते हैं तब भी हमें fx की वैल्यू नियरली 4 अप्रोक्सीमेटली 4 मिल रही है। अगर हम 2 से बड़ी संख्याओं से शुरू करके 2 की ओर को डिक्रीज करते हुए 2 की ओर को आते हैं तब भी हमारा fx का जो वैल्यू है वो डिक्रीज होते होते एट लास्ट में 2 के काफी निकट x की वैल्यू 2 के निकट रखने पर fx की वैल्यू 4 के आसपास हमारे पास आ जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट से अगर आप fx की वैल्यू निकालते हो x टेंडिंग टू 2 पर तो वो 4 के आसपास आ रहा है, और राइट हैंड साइड से अगर आप fx x टेंडिंग टू 2 पर निकाल रहे हैं तो वो भी 4 के आसपास आ रहा है। लेकिन x इक्वल टू 2 पर एग्जैक्ट उसका वैल्यू हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें पता चल गया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट लिमिट भी 4 की ओर अग्रसर हो रही है और राइट लिमिट भी 4 की ओर अग्रसर हो रही है। तो इस बात को आप ऐसे लिखेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 फ्रॉम लेफ्ट टू माइनस fx हमने निकाला तो क्या निकला, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस पर fx की वैल्यू है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 और सॉल्व करने पर ये वैल्यू हमारी निकल के आ रही है 4 के आसपास हो जा रहा है, बढ़ते बढ़ते 4 के आसपास। और लिमिट x इज टेंडिंग टू 2 प्लस 2 से बड़ी वैल्यू से शुरू करके डिक्रीज करते हुए 2 की ओर आ रहा हूं तो fx की वैल्यू भी डिक्रीज होते होते 2 के निकट आने पर fx की वैल्यू लगभग 4 हो जाएगी। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस पर fx की वैल्यू निकालूंगा तो दिस विल ऑल्सो कम टू बी 4। तो ये दोनों वैल्यू सेम आ गई है देखो। तो तब जब दोनों लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल हो जाती है तभी हम कहते हैं फंक्शन का उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो इन दिस वे यू हैव गॉट x टेंडिंग टू 2 माइनस पर fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस पर fx। दोनों सेम है और बोथ इक्वल टू 4 है तो इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो हम इस बात को ऐसे लिखेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम लिख देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 पर fx इज इक्वल टू होता है 4। ये 4 के बराबर इसकी लिमिट आ गई। तो यहाँ पर एक चीज और देखने लायक है इंपॉर्टेंट, वो क्या चीज है कि इसमें लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, x इज इक्वल टू 2 से लेफ्ट की तरफ से आप x इज इक्वल टू 2 की ओर अग्रसर होते हैं तो फंक्शन की लिमिट 4 के अग्रसर हो रही है।
और x इक्वल टू 2 से बड़ी वैल्यू से शुरू करके x इक्वल टू 2 की ओर अग्रसर हो रहे, तब भी फंक्शन की वैल्यू 4 के अप्रोक्सीमेटली 4 के इक्वल है। लेकिन ठीक x इक्वल टू 2 पर जब आप फंक्शन की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो 0/0 आ जा रही, वो वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग जिसमें लेफ्ट लिमिट आ रही है, राइट लिमिट आ रही है, दोनों लिमिट इक्वल है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो लिमिट फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट x इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन की वैल्यू है उसके बराबर नहीं हो पा रही है, तो ऐसे फंक्शनों को हम लोग कहते हैं ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं। लेकिन अगर x इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड साइड से x टेंडिंग टू 2 पर लिमिट और राइट हैंड साइड से x टेंडिंग टू 2 पर लिमिट दोनों आती हैं और दोनों लिमिटें बराबर हैं, और x इक्वल टू 2 डायरेक्ट फंक्शन में x इक्वल टू 2 रखने पर भी वही वैल्यू आती है, तो हम लोग कहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसी में धीरे धीरे लिमिट के साथ साथ कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट भी जुड़ा हुआ है, उसमें आगे आना है। तो देखिए अब हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स यानी लिमिट निकालने के क्या रूल्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहला रूल है, देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू a पर f ऑफ x प्लस g ऑफ x, इसका लिमिट हमने निकालना है। तो इसके लिए रूल है कि अगर दो फंक्शन का जोड़ है, सम ऑफ टू फंक्शन है, तो उनकी लिमिट करनी है। तो ये हो जाता है कि फर्स्ट पार्ट की लिमिट, लिमिट ऑफ फर्स्ट टर्म, लिमिट x टेंडिंग टू a पर fx प्लस लिमिट x टेंडिंग टू a पर gx। तो ये पहला रूल है, लिमिट x टेंडिंग टू a पर fx प्लस gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a पर fx की वैल्यू प्लस लिमिट x टेंडिंग टू a पर gx की वैल्यू। उदाहरण के लिए जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 8 sin x, इसमें लेना है लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये दो फंक्शन का सम है, जोड़ है दो फंक्शन का, और इसकी लिमिट करनी है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर 4x स्क्वायर की वैल्यू प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर 8 sin x की वैल्यू, ये हो गया। अब 4x स्क्वायर की वैल्यू और 8 sin x की वैल्यू, इस तरीके से अलग अलग लिमिट हम लोग इसमें कर सकते हैं। अब दूसरा जो लिमिट की अलजेब्रा है, दूसरा रूल देखिए, 2 लिमिट x टेंडिंग टू a पर fx माइनस gx, ये दो फंक्शन का डिफरेंस है, तो इसकी लिमिट करनी है। तो पहले फंक्शन की लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू a पर fx की वैल्यू माइनस लिमिट ऑफ gx एट x टेंडिंग टू a। सो लिमिट ऑफ fx माइनस gx x टेंडिंग टू a पर इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx एट x टेंडिंग टू a माइनस लिमिट ऑफ gx एट x टेंडिंग टू a। इस तरीके से इसको किया जा सकता है। अब थर्ड रूल है कि अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है, लिमिट x टेंडिंग टू a पर fx इनटू gx, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो इसकी लिमिट कैसे निकलती है? इसमें भी अलग अलग फंक्शन की लिमिट गुणा हो जाती है। मतलब लिमिट ऑफ fx एट x टेंडिंग टू a इनटू लिमिट ऑफ gx एट x टेंडिंग टू a। तो दो फलन का प्रोडक्ट है, दो फलनों का गुणनफल है, उसकी लिमिट करनी है। तो लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शन, अलग अलग लिमिट करके उसको लिमिट निकाल के अलग अलग लिमिट निकाल लेते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही इसके कॉम्बिनेशन का लिमिट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, इसका लिमिट निकालना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर। तो मैं कैसे निकालूंगा, क्योंकि ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो मैं इसको ऐसे करूंगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू इनटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर साइन एक्स की वैल्यू। तो ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी,
सीधा x इक्वल टू ए लग दिया तो ए स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन ए। तो इस तरीके से ए स्क्वायर इंटू साइन ए। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट रूल को लगा सकते हैं लिमिट में, अलग अलग लिमिट निकाल के उसका प्रोडक्ट कर लेते हैं। फोर्थ रूल जो अलजेब्रा का है लिमिट का, वो है लिमिट x टेंडिंग टू a पर f(x) अपॉन gx। इसकी लिमिट करनी है तो ये कैसे निकाला जाएगा? इसमें न्यूमरेटर की लिमिट अलग से निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a पर f(x) अपॉन डिनोमिनेटर का लिमिट अलग से आएगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू a पर gx। तो ये लिमिट ऑफ f(x) अपॉन gx इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f(x) x टेंडिंग टू a पर अपॉन लिमिट ऑफ gx x टेंडिंग टू a पर, प्रोवाइडेड x टेंडिंग टू a पर gx जीरो नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड लिमिट x टेंडिंग टू a पर gx इज नॉट इक्वल टू 0, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो उस हालत में आप ये f(x) अपॉन gx की लिमिट को निकाल सकते हैं। अब फिफ्थ रूल लिमिट निकालने के लिए क्या है? सपोज हमारे पास है लिमिट x टेंडिंग टू a पर 8x³। इसमें भी दो फंक्शन है, एक कांस्टेंट फंक्शन है 8 खाली और दूसरा है x³। इसकी लिमिट कैसे निकलेगी? तो वैसे ही निकलेगी, पहले की लिमिट इंटू दूसरे की लिमिट। तो लिमिट ऑफ 8 एट x टेंडिंग टू 8 इंटू लिमिट ऑफ x³ एट x टेंडिंग टू 8। अब 8 तो कांस्टेंट है, इसमें तो x है ही नहीं, तो इसलिए इसका लिमिट लेने पर भी ये 8 ही रहेगा क्योंकि इसमें x नहीं है। तो इसलिए लिमिट ऑफ 8 एट x टेंडिंग टू 8 पर वो 8 ही रहेगा बिकॉज देयर इज नो x। और लिमिट ऑफ x³ एट x टेंडिंग टू a पर ये करूंगा तो ये a³ हो जाएगा। तो इस प्रकार से 8a³ बन जाएगा। तो एक कांस्टेंट है और दूसरा वेरिएबल है, तो इसकी लिमिट करोगे तो कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट इसका कॉमन आ जाएगा। तो इन जनरल में इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस रूल को, लिमिट x टेंडिंग टू a पर लैम्डा इंटू gx इज इक्वल टू, लैम्डा कांस्टेंट है इसलिए बाहर कॉमन आ जाएगा, इंटू लिमिट x टेंडिंग टू a पर gx। तो इस तरीके से ये आपके 5 रूल है डिफरेंट लिमिट के। f(x) प्लस gx का अगर लिमिट करना है तो लिमिट ऑफ f(x) प्लस लिमिट ऑफ gx, सेम लिमिट के अंदर डिफरेंस है दो फंक्शन का f(x) माइनस gx, उसकी लिमिट करनी है। तो लिमिट ऑफ f(x) एट x टेंडिंग टू माइनस लिमिट ऑफ gx एट x टेंडिंग टू a। तीसरा रूल, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की लिमिट करनी है, तो लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन एट x टेंडिंग टू a मल्टीप्लाइड बाय लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शन विद ऑन x टेंडिंग टू a। तो इस तरीके से दोनों की अलग अलग लिमिट निकाल के मल्टीप्लाई कर लो तो ये प्रोडक्ट की लिमिट हो जाती है। फोर्थ रूल, लिमिट x टेंडिंग टू a पर f(x) अपॉन gx कैलकुलेट करना है तो उसके लिए न्यूमरेटर की लिमिट अलग से निकल जाएगी, डिनोमिनेटर की लिमिट अलग से निकल जाएगी, लेकिन डिनोमिनेटर की लिमिट को जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ रूल है, लिमिट x टेंडिंग टू a पर लैम्डा इंटू gx है, एक कांस्टेंट है और दूसरा वेरिएबल है, इसकी लिमिट करनी है। तो इसमें कांस्टेंट को बाहर कॉमन ले लीजिए, लिमिट केवल वेरिएबल की आएगी, तो लैम्डा इंटू लिमिट x टेंडिंग टू a पर gx। तो यहां पर हमने कहा था gx नॉट इक्वल टू 0, अब gx 0 नहीं होना चाहिए, तब जाकर के वो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ये 5 हमारे रूल्स हैं। इसके बाद आता है एक पॉलिनोमियल फंक्शन, एक बहुपद फलन होता है, उसकी लिमिट कैसे निकाली जाती है। सपोज वी हैव ए पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन किसको कहते हैं? जो इस टाइप का होता है, f(x) इज इक्वल टू a0 प्लस a1 इंटू x प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a3 इंटू x³ प्लस डॉट डॉट प्लस an इंटू एक्स पावर n। इस टाइप का जो फंक्शन है जिसमें x की जो पावर होती है वो नॉन नेगेटिव पावर होती है, दैट टाइप ऑफ इक्वेशन और एक्सप्रेशन in which the all powers of x are non-negative integer। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू पावर में आएंगी, जब सभी एक्सों के पावर में नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू आएंगी, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू या जीरो इंटीजर आएगा, तो तब ये जो इस टाइप का जो रिलेशन है f(x) इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस anxn टाइप का, ये पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री का आता है, n डिग्री का पॉलिनोमियल। यदि n 0 ना हो तो दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री।
अब किसी भी पॉलिनोमियल की कैसे लिमिट निकाली जाती है उसको हम करने की कोशिश करेंगे। देखिए सपोज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर एफ एक्स मुझे करना है, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर ए नॉट प्लस ए वन इंटू एक्स प्लस ए टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए एन इंटू एक्स पावर एन। तो इस पॉलिनोमियल का लिमिट करना है एक्स टेंडिंग टू ए पर। तो कैसे करूंगा? फर्स्ट रूल जो ऊपर लिखा हुआ है अलजेब्रा में कि ये समेशन है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो समेशन रूल क्या करेगा कि लिमिट अगर समेशन की करनी है तो अलग अलग लिमिट करके सम होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसमें अभी लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर ए नॉट प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर ए इंटू एक्स है। देखो ए कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, तो ए बाहर कॉमन हो जाएगा, एक्स की लिमिट आएगी प्लस अब ए टू इंटू एक्स स्क्वायर का लिमिट लेना है, तो ए टू तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर कॉमन हो जाएगा, इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार इस वाले के लिए क्या आएगा लिमिट ए थ्री कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट है, इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर एक्स क्यूब। और लास्ट में आएगा मेरा यहाँ पर लास्ट वैल्यू आएगी ए एन कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट है, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर एक्स की पावर एन। तो इस तरीके से इसमें आता है। अब कुछ चीज हमको याद रखना पड़ेगा, जैसे एक्स का हम लिमिट निकालेंगे एक्स टेंडिंग टू ए पर, ये सीधे सीधे ए के बराबर हो जाता है, मतलब उसकी सीधे एक्स की वैल्यू ए रख दीजिए। और इसमें एक्स स्क्वायर का लिमिट निकालना है एक्स टेंडिंग टू ए पर, तो एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर लिख दीजिए। एक्स क्यूब का लिमिट निकालना है तो एक्स की वैल्यू ए क्यूब लिख दीजिए। तो कितना हो जाएगा देखिए, ये तो ए नॉट ही रहेगा क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं, तो ये ए नॉट के बराबर ही रहेगा। इसकी लिमिट करूंगा तो ए वन इंटू एक्स की वैल्यू ए करूंगा तो ए वन इंटू ए हो जाएगा, प्लस ए टू इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स टेंडिंग टू ए पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो ये ए स्क्वायर हो जाती है, ए थ्री और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर एक्स क्यूब करूंगा तो वो ए क्यूब में बदल जाए, वो लिमिट ए क्यूब के बराबर हो जाएगी, प्लस और लास्ट होगा ए एन इंटू ए पावर एन। तो ये क्या है, अगर फंक्शन में x की जगह a रख दो, इस फंक्शन में x की जगह में a रख दूं तो एफ ए इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन इंटू ए, इसी की तरह ए टू इंटू ए स्क्वायर वहां भी है, ए थ्री इंटू ए क्यूब ए एन इंटू ए की पावर एन। तो ये जो नीचे मुझे मिल रहा है ये तो इस फंक्शन एफ एक्स में एक्स इज इक्वल टू ए रख के डायरेक्ट भी मिल सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है और उसमें आपको लिमिट करनी है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर एफ एक्स करना है तो कितना आएगा, वो सीधे सीधे उस फंक्शन में एक्स की वैल्यू ए रख दीजिए, वही उसकी लिमिट आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू करनी है तो दिस इज इक्वल टू एफ ए। अर्थात किसी भी पॉलिनोमियल की लिमिट निकालनी हो तो हमें उस एक्स की जिस वैल्यू के लिए लिमिट निकालनी है एक्स की उस वैल्यू को डायरेक्ट उस पॉलिनोमियल में रख देना चाहिए, उससे हमें उस पॉलिनोमियल की लिमिट वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और लिमिट निकालनी है, इसकी लिमिट निकालनी है एक्स टेंडिंग टू 3। सबसे पहले ये फंक्शन देखिए, इस फंक्शन में एक्स की पावर 1 है और यहाँ एक्स है ही नहीं, तो जो एक्स की पावर है वो सारी नेगेटिव पावर कहीं नहीं है और इंटीजर पावर है, कंप्लीट नंबर है, फ्रैक्शनल पावर कहीं नहीं है। तो इसलिए ये पॉलिनोमियल माना जाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल उस रिलेशन को कहते हैं, उस एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल एक्स की सारी पावरें नॉन नेगेटिव इंटीजर होती हैं। नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल एक्स की सारी पावरें नॉन नेगेटिव हों, या तो 0 हो या 1 2 3 4 5 करके पावर होती है एक्स की, तो ऐसा जो रिलेशन है ये पॉलिनोमियल कहलाता है। तो इस एफ एक्स में हम देख रहे हैं एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 1 है और कहीं एक्स है नहीं इसमें, तो इसलिए इसमें एक्स की नॉन नेगेटिव पावर अगर एक्सप्रेशन है तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है। और किसी भी पॉलिनोमियल में एक्स की लिमिट, एक्स की किसी वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की लिमिट निकालनी है तो ये रिलेशन यहाँ पर बता रहा था
कि आप उस पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू सीधे सीधे ए के इक्वल रख दीजिए, वही उसकी लिमिट हो जाएगी। तो एफ एक्स की लिमिट निकालनी है, एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 5 की लिमिट निकालनी है एक्स टेंडिंग टू 3 पर। तो मैं कैसे निकालूंगा इसको, मैं सीधे इसमें एक्स इक्वल टू 3 रख दूंगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 पर एफ एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 पर एफ एक्स की क्या वैल्यू है भाई, एक्स प्लस 5 की वैल्यू, दिस इज इक्वल टू, अब रख दीजिए इसमें 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 हो गया सीधे। तो एक्स टेंडिंग टू 3 पर एफ एक्स की लिमिट 8 के बराबर होगी, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन में एक्स टेंडिंग टू ए पर अगर लिमिट निकालनी है तो उस पॉलिनोमियल फंक्शन में आप एक्स इज इक्वल टू ए रख दीजिए सीधे सीधे, तो वो रख करके जो आएगा वही उसकी लिमिट मान लीजिए। तो ये इस तरीके से पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट निकालने का तरीका हो। जैसे यह क्वेश्चन 4x क्यूब प्लस 6x प्लस 5, इसमें लेना है मुझे लिमिट x टेंडिंग टू 0। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर इसको निकालना है, तो पहले इस फंक्शन को देख लीजिए कि किस टाइप का फंक्शन है। इसमें x की पावर 3 है तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, x की पावर 1 है ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर के अंदर आता है, और यहाँ x है ही नहीं, x की पावर 0 है तो वो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव पावर तो कहीं भी नहीं है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन होने के कारण इस पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट करनी है मुझे x टेंडिंग टू 0 पर। तो किसी भी लिमिट पर पॉलिनोमियल की लिमिट निकालनी है तो आप उसकी उस वैल्यू को डायरेक्ट रख दीजिए पॉलिनोमियल के अंदर। तो x टेंडिंग टू 0 पर आपने पॉलिनोमियल की लिमिट निकालनी है तो इसमें x इक्वल टू 0 डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं। 4 इंटू 0 का क्यूब प्लस 6 इंटू 0 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5। तो नाउ ये 5 आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल की आप लिमिट निकाल सकते हैं। तो पॉलिनोमियल की लिमिट निकालने के लिए जिस वैल्यू पर लिमिट निकालनी है उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में डायरेक्टली रख दीजिए, तो इट विल डायरेक्टली गिव यू द लिमिट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल की लिमिट आपको डायरेक्ट दे सकता है। अब आप देखिए एक 7वां रूल है इसका अलजेब्रा ऑफ लिमिट के अंदर। 7वां रूल क्या है कि दो फंक्शन का डिवाइड अगर है यहाँ पर, तो डिवाइड के केस में हम न्यूमरेटर की लिमिट अलग लेते हैं, डिनोमिनेटर की लिमिट अलग लेते हैं। इसके दो केस अराइज होते हैं जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं। देखिए तो ये लास्ट में अब हम डिस्कस करते हैं रेशनल फंक्शंस। अब रेशनल फंक्शन यानी इसको परिमेय फलन भी कहा जाता है, परिमेय फलन, परिमेय फलन, रेशनल फंक्शन। अब ये रेशनल फंक्शन क्या होते हैं, सपोज एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है और जी एक्स दूसरा पॉलिनोमियल है, एफ एक्स जी एक्स दोनों के दोनों पॉलिनोमियल हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है हमने पढ़ लिया। तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स जो आएगा, एक पॉलिनोमियल अपॉन दूसरा पॉलिनोमियल, तो दो पॉलिनोमियल का जो रेशियो आता है या जो ये फ्रैक्शन बनती है दो पॉलिनोमियल की, इसी को हम कहते हैं रेशनल फंक्शन। तो एनी फंक्शन ऑफ टाइप एफ एक्स अपॉन जी एक्स, दिस इज कॉल्ड द रेशनल फंक्शन। ये रेशनल फंक्शन कहलाता है यदि उसका न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल हो, उसके डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो, तो ये जो फंक्शन बनेगा दिस इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन की लिमिट कैसे निकाली जाती है उसके बारे में हम यहाँ पर सीख रहे हैं। लिमिट ऑफ ए रेशनल फंक्शन, लिमिट ऑफ ए रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन की लिमिट। सपोज ये रेशनल फंक्शन है, लिमिट x टेंडिंग टू a पर मुझे निकालना है एफ एक्स अपॉन जी एक्स की वैल्यू निकालना है, वेयर एफ एक्स जी एक्स आर रेशनल। तो कैसे निकालूंगा, दिस इज जस्ट इज इक्वल टू न्यूमरेटर में x की वैल्यू a रख दीजिए एफ ए, और डिनोमिनेटर में जो x की वैल्यू है उस पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू a रख दीजिए, तो जी ए हो जाएगा, एफ ए अपॉन जी ए बन जाएगा। न्यूमरेटर का में x की वैल्यू a रख दीजिए, डिनोमिनेटर में भी x की वैल्यू a रख दीजिए, तो इस रेशनल फंक्शन का आपका लिमिट आ जाएगा x टेंडिंग टू a पर। लेकिन इसकी शर्त ये है कि डिनोमिनेटर कहीं जीरो ना हो जाए, डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है तो यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ x इन द रेशनल फंक्शन एंड यू विल गेट द लिमिट ऑफ दैट रेशनल फंक्शन। ये हो गया सीधे सीधे। अब
इसके केस अराइज होते हैं। अगर इसका GA 0 है, GA 0 नहीं है तो नो टेंशन, आप सीधे सीधे x = a रख दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आपकी जो भी आंसर आएगी दैट इज द लिमिट। लेकिन अगर GA 0 हो जाए तो, बट इफ GA = 0, डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल में x = a रखने पर वो डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल अगर 0 हो जाता है तो तब आप इसमें डायरेक्ट a नहीं रख सकते हैं, ऐसे लिमिट नहीं निकलेगा। तो तब क्या करेंगे? तब दो केस हैं, इसमें दो केस होते हैं। केस फर्स्ट केस क्या है कि डिनोमिनेटर GA तो 0 हो जा रहा है, ये तो हमको पता है। अगर डिनोमिनेटर GA 0 होने के साथ साथ उसका न्यूमरेटर 0 नहीं होता है, न्यूमरेटर 0 नहीं होता है, न्यूमरेटर में x = a रखा तो वो तो 0 नहीं हो रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में जो है हमारा 0 हो जा रहा है। तो ये केस कैसा बन गया कि FA/GA जो होगा, FA/GA जो होगा कि न्यूमरेटर में तो कोई नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो है, लेकिन डिनोमिनेटर में मेरा 0 है, तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, ये अनडिफाइंड नंबर हो जाता है। डिनोमिनेटर में 0 है, न्यूमरेटर में नॉन जीरो है, तो दिस इज अनडिफाइंड नंबर। तो इस केस में हम कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस फंक्शन की, इस रेशनल फंक्शन की लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई पॉलिनोमियल फंक्शन f(x/gx) पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल टाइप का जो फंक्शन होगा तो उसको हम रेशनल फंक्शन कहते हैं। और रेशनल फंक्शन की लिमिट एक्सटेंडिंग टू पर वैल्यू निकालनी है, तो यदि उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, x = डायरेक्टली a रख दो, x को डायरेक्ट a रखने पर अगर डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल 0 नहीं होता है तो हम डायरेक्ट a रख देंगे, न्यूमरेटर में भी रख देंगे और डिनोमिनेटर में भी रख देंगे, तो FA/GA वही उस फंक्शन की लिमिट हो जाएगी, रेशनल फंक्शन की। किंतु यदि उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, x = a डायरेक्ट रखने पर उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, तो तब हम लिमिट कैसे निकालेंगे? तब FA/GA करके लिमिट नहीं निकलेगी, क्योंकि GA तो 0 हो जाए, इसलिए डायरेक्टली FA/GA से लिमिट नहीं आएगा। तो तब क्या किया जाएगा? अब तब FA की वैल्यू को भी चेक किया जाएगा कि अगर FA 0 हो गया, FA 0 नहीं है लेकिन GA 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0 हो गया लेकिन न्यूमरेटर 0 नहीं है, तो तब क्या बनेगा? FA/GA = ये नॉन जीरो नंबर अपॉन जीरो नंबर, तो नॉन जीरो अपॉन जीरो, दिस इज मीनिंगलेस। तो इसका मतलब इसमें इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब सेकंड केस क्या है? सेकंड केस जो है कि GA डिनोमिनेटर तो 0 है ही है और न्यूमरेटर भी 0 हो जाए। सेकंड केस है FA is 0 along with GA is 0। GA तो 0 में मान चुका हूं, GA 0 था, लेकिन FA भी 0 हो जा रहा है, तो FA/GA क्या बनेगा? FA/GA बनेगा 0/0 फॉर्म आ जाएगी। तो ये एक विशेष केस है। ऐसे केस में जब 0/0 आ जाता है, न्यूमरेटर में डायरेक्ट पॉलिनोमियल में x = a रखा, डिनोमिनेटर में भी a रखा, तो 0/0 अगर आ जाएगा तो उस केस में कैसे लिमिट निकाली जाएगी? तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो f(x/gx) पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल जो मेरे पास है रेशनल फंक्शन, तो इसमें क्या करूंगा कि मैं फैक्टराइज करूंगा fx का को फैक्टराइज करूंगा। फैक्टराइज क्या करूंगा? x टेंडिंग टू a लिमिट है, तो x - a के रूप में इसका कोई फैक्टर होगा जरूर, तो मैं इसको फैक्टराइज करूंगा। तो सपोज इसके fx के फैक्टरों में x - a k टाइम से रिपीट हुआ है इनटू f(1x), इतना हो गया इसका फैक्टर करने पर। और डिनोमिनेटर वाला जो है उसके भी फैक्टर कर दीजिए। सपोज इसमें भी फैक्टर करने पर x - a का पावर l इंटू g1x के बराबर मेरे पास आया है। तो अब लिमिट x टेंडिंग टू a। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि फैक्टराइज करने पर ऊपर भी x - a का कुछ पावर आया और नीचे भी x - a का कुछ पावर आया, तो ये जो पावर है कैंसिल होगी। तो ऊपर न्यूमरेटर में x - a अगर k बड़ा है तो न्यूमरेटर में पावर बचेगी k - l बचेगी, और बाकी बचेगा f(1x/g1x)। तो देखिए ये तो हो जाएगा, अगर इसमें x = a लिख दूंगा तो a - a की पावर हो जाएगी k - l, और ये वाला हिस्सा जो है ये 0 नहीं आएगा, अब ये कुछ न कुछ फाइनाइट में आएगा FA/g1a। तो ये वैल्यू देखिए, ये तो 0 हो गया, a - a 0, तो 0 इंटू f(1a
अपॉन g1a दिस विल बी इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि यदि एफ एक्स अपॉन जी एक्स जो आपका रेशनल फंक्शन है, इसमें एक्स इज इक्वल टू ए डायरेक्ट रखने पर डिनोमिनेटर इसका 0 हो जाता है, तो हम एफ ए अपॉन जी ए करके लिमिट को नहीं निकाल सकते। उस केस में जी ए 0 होने पर हम लोगों के पास दो कंडीशन आती है। फर्स्ट केस क्या आता है कि यदि जी ए तो 0 है ही है, लेकिन साथ में एफ ए 0 नहीं है, न्यूमरेटर नहीं आ रहा 0 और डिनोमिनेटर 0 आ जा रहा है, तो ये एफ ए अपॉन जी ए जो होगा वो नॉन 0 अपॉन 0 हो जाएगा। तो दिस इज मीनिंगलेस, ये कोई मीनिंग नहीं है इस नंबर का, ये मीनिंगलेस हो जा रहा है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। नॉन 0 अपॉन 0 दिस इज मीनिंगलेस। तो इसलिए ये हो नहीं सकता, इसका मतलब यह है कि लिमिट आ ही नहीं सकती इस केस में। यदि डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है और न्यूमरेटर 0 नहीं हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन की लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर नहीं निकल पाएगी रेशनल फंक्शन की। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है कि यदि डिनोमिनेटर तो 0 है ही है, लेकिन एक्स इक्वल टू ए रखने पर न्यूमरेटर भी 0 है, तो दोनों 0 आ रहे हैं, तो एफ ए अपॉन जी ए क्या हो जाएगा? ये 0 अपॉन 0 फॉर्म आ जाएगा, फिर न्यूमरेटर भी 0 और डिनोमिनेटर भी 0, 0 अपॉन 0 फॉर्म आएगा। तो इस केस में लिमिट आ भी सकती है और लिमिट नहीं भी आ सकती है। तो अब देखिए, सपोज एफ एक्स अपॉन जी एक्स जो मेरे फंक्शन है, मैं इसमें डायरेक्ट एफ अपॉन जी ए तो अब लिख नहीं सकता क्योंकि 0 अपॉन 0 दे देगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, एफ एक्स को फैक्टराइज करूंगा। फैक्टराइज करने पर सपोज एफ एक्स का फैक्टर करने पर मुझे मिला x माइनस ए पावर के इंटू एफ वन एक्स मिला। जी एक्स के भी मैं फैक्टर करूंगा और उसके फैक्टर में मुझे सपोज मिल रहा है x माइनस ए की पावर एल इंटू जी वन एक्स। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पर एफ एक्स और जी एक्स के फैक्टराइज के बाद ये वैल्यू मुझे मिली। फिर जो कॉमन फैक्टर है, सपोज ऊपर की पावर ज्यादा है फैक्टर की, नीचे का जो फैक्टर है उसकी पावर कम है, तो ऊपर ज्यादा पावर में से नीचे वाली पावर घटेगी, तो ये आ जाएगा x माइनस ए की पावर के माइनस एल इंटू एफ वन एक्स अपॉन जी वन एक्स आ जाएगा। ये 0 अपॉन 0 नहीं रहेगा, इसमें मैं ए रख सकता हूँ सीधे, एफ वन ए अपॉन जी वन ए हो जाएगा, और ये ए माइनस ए की पावर एल हो जाएगा एक्स को ए लिखने पर, तो 0 हो जाएगा, और इधर आपका समथिंग, तो 0 इंटू समथिंग दिस विल बिकम इक्वल टू 0। तो इस केस में ये जो लिमिट है फंक्शन की एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये पूरी 0 हो जाएगी। कब हो जाएगी 0? यदि फैक्टर करने पर न्यूमरेटर में x माइनस ए की ज्यादा पावर आ रही है और डिनोमिनेटर में x माइनस ए की कम पावर आ रही है, तो न्यूमरेटर में x माइनस ए बच जाएगा। x माइनस ए की कुछ न कुछ पावर न्यूमरेटर में बचेगी, और न्यूमरेटर में x माइनस ए की कुछ न कुछ पावर बचेगी, तो उसमें जब मैं x इक्वल टू a लिखूंगा तो वो न्यूमरेटर में a माइनस ए दे देगा, क्योंकि न्यूमरेटर में पावर बच रही है, तो न्यूमरेटर में a माइनस ए पावर k माइनस एल इंटू एफ अपॉन जी, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगी, ये पूरे का पूरा 0 हो जाएगा। तो इस केस में ये लिमिट 0 हो जाती है अगर न्यूमरेटर में x माइनस ए की ज्यादा पावर का फैक्टर आता है, डिनोमिनेटर में कम पावर का फैक्टर आता है। तीसरा केस क्या है इसमें कि अगर इसमें डिनोमिनेटर में x माइनस ए की ज्यादा पावर हो जाए और न्यूमरेटर में x माइनस ए की कम पावर हो जाए, तो इफ k इज लेस देन l, न्यूमरेटर वाली पावर कम है, डिनोमिनेटर वाली पावर ज्यादा है, तो फिर डिनोमिनेटर में x माइनस ए बचेगा, तब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a पर एफ एक्स अपॉन जी एक्स में करूंगा, तो ये आएगी वैल्यू लिमिट x टेंडिंग टू a पर x माइनस ए की पावर k अपॉन x माइनस ए की पावर l एफ वन एक्स अपॉन जी वन एक्स, ये आएगा। इसमें क्योंकि नीचे ज्यादा पावर है, ऊपर कम पावर है, तो ये ऐसे बचेगा, एफ वन एक्स ऊपर से बचेगा और नीचे x माइनस ए की पावर बचेगी l माइनस के, और जी वन एक्स बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू a पर। अब आप इसमें a को डायरेक्ट रखेंगे तो ऊपर तो आएगा एफ वन ए, मानो कि वो 0 नहीं आएगा, और नीचे से a माइनस ए हो जाएगा, यानी कि 0 की पावर l माइनस के इंटू, और ये हो जाएगा जी वन ए। फिर देखिए, न्यूमरेटर नॉन जीरो है, डिनोमिनेटर 0 है, न्यूमरेटर नॉन जीरो है, डिनोमिनेटर 0 है, तो फिर मीनिंगलेस हो गया, ऊपर से नॉन जीरो नंबर है और नीचे का नंबर है 0, तो दिस इज अगेन मीनिंगलेस, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इस केस में भी लिमिट नहीं आएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी पॉलिनोमियल फंक्शन, किसी रेशनल फंक्शन में लिमिट की क्या सिचुएशन होती है। अगर किसी रेशनल फंक्शन में पहले तो हमने जाने कि रेशनल फंक्शन है क्या। आपने कहा जिस फंक्शन के न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो, उस फंक्शन को हम रेशनल फंक्शन कहते हैं।
तो किसी रेशनल फंक्शन की लिमिट कैसे निकलती है, उसके न्यूमरेटर में भी x इक्वल टू ए रख दीजिए और डिनोमिनेटर में भी x की वो वैल्यू रख दीजिए जहां पर लिमिट निकालनी है, तो एफ ए अपॉन जी यही इसकी रेशनल फंक्शन की लिमिट हो जाएगी। लेकिन शर्त है कि इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है तो फिर आप डायरेक्ट x इक्वल टू ए रख दीजिए डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह पर, तो वो लिमिट दे देगा आपको। लेकिन दूसरा केस भी है, अगर ऐसा करने से x को डायरेक्टली ए रखने से वो रेशनल फंक्शन में ऊपर नॉन जीरो और नीचे से जीरो आ जा रहा है, सपोज नीचे से जीरो आ रहा है, तो फिर दो केस है। फर्स्ट केस क्या है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो तो जीरो आ गया, लेकिन जो न्यूमरेटर है वो जीरो नहीं आया, नीचे जीरो ऊपर नॉन जीरो, तो ये एफ ए अपॉन जी ए इज इक्वल टू नॉन जीरो नंबर अपॉन जीरो नंबर हो जाएगा। तो ये मीनिंगलेस है। तो इस केस में लिमिट आएगी ही नहीं। जिस फंक्शन के न्यूमरेटर में x इज इक्वल टू ए रखने पर जीरो ना आए और डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी उस फंक्शन के लिए। किंतु यदि क्या स्थिति हो, डिनोमिनेटर में जीरो हो जा रहा है x इज इक्वल टू ए रखने पर और न्यूमरेटर में भी जीरो हो जा रहा है, डिनोमिनेटर में भी जीरो और न्यूमरेटर में भी जीरो हो रहा है, तब एफ ए अपॉन जी ए क्या होगा, तब एफ ए अपॉन जी ए इज इक्वल टू जीरो अपॉन जीरो हो जाएगा। तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म आएगी। तो उस केस में भी दो सिचुएशन बनती है। क्या सिचुएशन बनती है, आप एफ एक्स अपॉन जी एक्स की लिमिट निकालने के लिए फैक्टर कर दीजिए, एफ एक्स के भी फैक्टराइजेशन कर दीजिए और जी एक्स के भी फैक्टराइजेशन कर दीजिए। सपोज एफ एक्स के फैक्टर में एक्स माइनस ए की पावर फैक्टर एक्स माइनस ए की पावर के आया इंटू एफ वन एक्स, ए इसकी फैक्टर हो गई, और नीचे वाले फैक्टर सपोज एक्स माइनस ए पावर एल इंटू जी वन एक्स के बराबर हो गई। अब हमने कहा कि सपोज न्यूमरेटर में ज्यादा पावर का फैक्टर है और डिनोमिनेटर में कम पावर है, तो उस केस में जहां ज्यादा पावर है उसमें से कम पावर वाला घटेगा। तो इसलिए x माइनस ए की पावर k माइनस एल आएगा न्यूमरेटर में और इंटू एफ वन एक्स आएगा अपॉन जी वन एक्स होगा। अब इसमें मैं x को a रख दूंगा तो a माइनस ए पावर k माइनस एल इंटू एफ ए अपॉन जी, तो न्यूमरेटर में ये जीरो हो जाएगा और एफ ए अपॉन जी, तो जीरो इंटू समथिंग दिस इज इक्वल टू जीरो। तो उस केस में ये लिमिट जीरो हो जाती है यदि न्यूमरेटर में ज्यादा पावर है, डिनोमिनेटर में x माइनस ए की कम पावर है, तो लिमिट फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू जीरो हो जाती है। किंतु यदि डिनोमिनेटर में ज्यादा बड़ा फैक्टर है और न्यूमरेटर में फैक्टर की पावर कम आ रही है, डिनोमिनेटर में ज्यादा आ रही है, तो उस केस में एफ एक्स अपॉन जी एक्स हम करते हैं तो नीचे से बचता है x माइनस ए, तो नीचे जीरो हो जाता है, ऊपर नॉन जीरो आ जाता है। तो फिर वही बात आती है नॉन जीरो अपॉन जीरो, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो पॉलिनोमियल की लिमिट निकालने के लिए ये दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। पहला रूल तो क्या था पॉलिनोमियल की लिमिट निकालने के लिए, मैंने आपसे कहा था कि कोई सिंपल पॉलिनोमियल है जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन है और लिमिट निकालनी है एक्स टेंडिंग टू वन पर, तो सीधे सीधे हम कह रहे थे आपसे इसमें एक्स इज इक्वल टू वन रख दीजिए, वन क्यूब प्लस वन प्लस वन। किसी पॉलिनोमियल की लिमिट निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल में एक्स की जहां पर लिमिट निकालनी है वो वैल्यू एक्स की डायरेक्ट रख दीजिए, तो इससे सीधे सीधे आपको लिमिट प्राप्त हो जाती है। तो पॉलिनोमियल में कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। पुट द डायरेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स एट द इन द गिवन पॉलिनोमियल यू विल गेट द लिमिट आपको मिल जाती है। लेकिन जो रेशनल फंक्शन होता है वो तो दो पॉलिनोमियल का डिवीजन है उसमें, तो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है। तो अब कैसे करूंगा, वो कह रहा है कि अब भी आप डायरेक्ट एक्स की वैल्यू को रख करके लिमिट निकाल सकते हो। जैसे आपने पॉलिनोमियल में निकाली थी डायरेक्ट एक्स की वैल्यू को रख के लिमिट, आप रेशनल फंक्शन में भी डायरेक्ट एक्स इक्वल टू ए रख के लिमिट निकाल सकते हो, बशर्ते कि उसका डिनोमिनेटर जीरो ना होता हो। अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है एक्स इक्वल टू ए रखने पर तो डायरेक्ट रख दीजिए वैल्यू, तो इसमें आपको लिमिट प्राप्त हो जाएगी। किंतु यदि ऐसा करने से एक्स इक्वल टू डायरेक्ट ए रखने से डिनोमिनेटर मेरा जीरो हो जा रहा है, तो उस केस में अब डायरेक्ट वैल्यू हम लोग नहीं रख सकते। तो क्या करेंगे, सपोज जीए तो जीरो हो जा रहा है लेकिन न्यूमरेटर जीरो नहीं हो रहा है, डिनोमिनेटर जीरो न्यूमरेटर नॉन जीरो एक्स इक्वल टू ए रखने पर, तो उस केस में लिमिट आएगी नहीं, क्योंकि एफ ए अपॉन जी इज इक्वल टू नॉन जीरो नंबर अपॉन जीरो नंबर, तो नॉन जीरो अपॉन जीरो दिस इज मीनिंगलेस। तो इसलिए ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। जिसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाए न्यूमरेटर जीरो ना हो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा केस क्या है कि जीए तो जीरो है ही है लेकिन एफ ए भी जीरो हो गया एक्स इक्वल टू ए रखने पर, तो एफ ए और जीए दो के दोनों जीरो हो गए, तो इसलिए एफ ए अपॉन जीए क्या आया, वो जीरो अपॉन जीरो रूप आ जाएगा उस केस में। अगर एफ ए अपॉन जीए जीरो अपॉन जीरो है तो फिर हम क्या करेंगे, लिमिट में लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स के भी फैक्टर करेंगे और जी एक्स के भी फैक्टर करेंगे और कॉमन फैक्टर जो है वो कटेगा। तो सपोज न्यूमरेटर में कॉमन फैक्टर की ज्यादा पावर है और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर की कम पावर है, तो न्यूमरेटर में कॉमन फैक्टर की कुछ पावर बच जाएगी और एफ वन एक्स अपॉन जी वन एक्स रहेगा। अब जब मैं एक्स इक्वल टू ए रखूंगा इसमें, अब
यहां पर रखूंगा, तो a माइनस ए पावर k माइनस एल इंटू f1x अपन f1a अपन 0 ने, तो न्यूमरेटर में मेरे पास 0 आ जाएगा, और न्यूमरेटर में 0 आने से 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा लिमिट ही 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी लिमिट 0 आ जाएगी यदि न्यूमरेटर में ज्यादा पावर का फैक्टर कॉमन फैक्टर है। अच्छा, अगर k लेस देन l हो, यानी कि डिनोमिनेटर में ज्यादा फैक्टर पावर का फैक्टर है, न्यूमरेटर में कम पावर का फैक्टर है, तो डिवाइड करने पर डिनोमिनेटर में बचेगा x माइनस ए की कोई पावर, और अब मैं जब x इक्वल a रखूंगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर नॉन जीरो आएगा, तो नॉन जीरो अपॉन 0 फिर आएगा, तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसलिए यदि बड़ा फैक्टर नीचे होता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, बड़ा फैक्टर ऊपर होता है तो लिमिट एग्जिस्ट करती, 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट निकालने का तरीका है।